जो बीत गया उसका सत्य तुझे बताना अनिवार्य है। नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो से हम भारत का इतिहास शुरू करने जा रहे हैं। यह वीडियो न केवल प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा बल्कि कक्षा 6 से कक्षा 12 के जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और समझने का प्रयास करें। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी आप ऑन कर लीजिए। इससे आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इस वीडियो से हम भारत का इतिहास जो है उसको पूरे ढंग से सही कालक्रम के अनुसार पढ़ने का प्रयास करेंगे। हमारे इस चैनल पर आपको इतिहास के संबंध के सारे वीडियो आपको उपलब्ध होते रहेंगे। आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप कक्षा 6 से कक्षा 12 के बीच में किसी भी क्लास में आप पढ़ते हैं, तभी भी आपके लिए हमारा ये चैनल बहुत उपयोगी हो सकता है। तो आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल में आप जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन करें। इससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। भारत का इतिहास। भारत का इतिहास जो है, इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया ये जानना बहुत ही जरूरी है। भारतीय इतिहासकारों ने इतिहास को 3 भागों में भारतीय इतिहास को बांटा है। भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा है? भारतीय इतिहास का विभाजन भारतीय इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो इसको 3 कालखंडों में बांटा जाता है। तो ये 3 कालखंड कौन कौन से हैं तो इसमें हम देखते हैं। फर्स्ट जो हम देखते हैं प्राचीन कालीन इतिहास। प्राचीन इतिहास, इसका जो समय है वो कब से कब तक है? 2300 BC यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले, यानी कि 2300 ईसी पूर्व से 6ठी शताब्दी तक का जो इतिहास है उस इतिहास को हम कहते हैं प्राचीन कालीन इतिहास। इसमें आप क्या क्या पढ़ते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसमें क्या क्या पढ़ा जाता है? इसमें आप पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, जो हम इस वीडियो में शुरू करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, प्राचीन काल में इतिहास में आप पढ़ेंगे। इसी प्राचीन काल के इतिहास में आप पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता, इसी इतिहास में आप पढ़ते हैं जैन और बौद्ध धर्म। जैन धर्म आप इसमें पढ़ते हैं और बौद्ध धर्म आप इसमें पढ़ते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म। इसी तरह इसमें आप मौर्य वंश पढ़ेंगे। भारत का जो मौर्य वंश है, मौर्य वंश इसमें पढ़ेंगे। इसी में आप पढ़ेंगे गुप्त वंश। इसी काल में हम पढ़ते हैं कुषाण वंश पढ़ते हैं। इसी में कुषाण वंश पढ़ते हैं। इसी में हम वर्धन वंश पढ़ते हैं। इस तरह से ये क्या है, प्राचीन काल का जो क्या कालक्रम है ये। इस तरीके से और भी जो राजवंश है, सातवाहन है, ये सभी क्या प्राचीन जो इतिहास है उसके अंतर्गत पढ़े जाते हैं। ये प्राचीन काल का विभाजन था। अब हम देखते हैं कि भारत का जो मध्यकाल है वो कब से कब तक रहा है, यानी कि दूसरा जो विद्वानों ने काल हमको बताया है, इतिहासकारों ने जो बात की है, यानी कि कालखंडों को जो बांटा है वो दूसरा प्रकार कौन सा है? दूसरा जो प्रकार है वो है, पहला जो प्राचीन काल हो गया था आपने देखा अभी, प्राचीन काल, प्राचीन कालीन इतिहास। दूसरा जो हम देखते हैं वो मध्यकाल है। मध्यकाल का टाइम क्या है? मध्यकाल का समय जो है 1206 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक का जो इतिहास है उसको हम कहते हैं भारत का मध्यकाल, यानी मध्यकालीन इतिहास कहते हैं। इसमें आप पढ़ते हैं खिलजी वंश पढ़ते हैं, तुगलक वंश पढ़ते हैं, इसी में आप पढ़ते हैं मुगल काल, आप इसी में पढ़ते हैं। और भी इसमें खिजर वंश है, बहुत सारे जो वंश हैं वो इसी के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। लास्ट जो तीसरा विभाजन इतिहासकारों ने किया है वो है मध्यकाल, सॉरी आधुनिक काल है। मध्यकाल तो हमने पढ़ लिया था ऊपर। आधुनिक काल, आधुनिक काल का जो काल विभाजन है वो इतिहासकारों ने क्या बताया? आधुनिक काल का जो समय है वो क्या 1707 ईस्वी से 1950 तक का जो समय है उसको हम कहते हैं भारत का आधुनिक काल। यानी कि औरंगजेब की मृत्यु से लेकर 1950 यानी कि भारत का संविधान लिखने तक की जो घटनाएं हैं वो किस में आती है? वो आधुनिक काल में आते हैं। तो हम इस वीडियो में शुरू करेंगे प्राचीन काल। उसके बाद में इसी वीडियो पर आपके इसी चैनल पर आपको मिलेंगे इन सभी जितने भी काल विभाजन किए हैं इतिहासकारों ने, इनके संबंध में वीडियो आपको हमारे इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं भारत का जो प्राचीन काल है उसका इतिहास हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आप हेडिंग लगा सकते हैं भारत का प्राचीन कालीन इतिहास या प्राचीन काल। प्राचीन काल का इतिहास पढ़ते हैं, प्राचीन कालीन इतिहास। तो इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता।
सिंधु घाटी सभ्यता आप इसमें पढ़ेंगे। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। यह जो सभ्यता है सबसे प्राचीन सभ्यता है। इसके जो ये सभ्यता जो है ये मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन सभ्यता रही है। तो आप लिख सकते हैं, यानी कि ये सभ्यता क्या है, विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। प्राचीनतम सभ्यता, इस सभ्यता को क्या कहते हैं, इस सभ्यता के उपनाम क्या है? इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। कांस्ययुगीन सभ्यता इस सभ्यता को कहा गया है। कांस्ययुगीन यानी कि तांबा और टिन को जब मिलाते हैं तब कांसा बनता है। तो उसको यानी कि सभ्यता में सबसे ज़्यादा जो उपयोग हुआ है वो तांबे का हुआ है, यानी कि कांसे का सर्वाधिक उपयोग हुआ, तांबे का सर्वाधिक उपयोग हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। इस सभ्यता को प्राग्ञ ऐतिहासिक सभ्यता भी कह सकते हैं, आर्ध ऐतिहासिक सभ्यता भी सभ्यता को कहा जाता है। ये जो सभ्यता है, इस सभ्यता की खोज किसने की थी? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है। अधिकतर जो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज है वो चार्ल्स मेसन ने, सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन ने इसकी खोज की थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? चार्ल्स मेसन ने। (1826) ईस्वी में सर्वप्रथम इस सभ्यता की खोज की गई थी। लेकिन प्रश्न यही खत्म नहीं होता है। अब इसमें प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में पहली बार उत्खनन कार्य किसने किया था? तो इसमें पहली बार उत्खनन कार्य जो है वो किसने किया था? उत्खनन कार्य सर्वप्रथम इस सभ्यता में सर जॉन मार्शल ने किया था। सर जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इस सभ्यता में उत्खनन कार्य किया था। ये तो थी भाई, इस सभ्यता की खोज चार्ल्स मेसन ने की थी, उत्खनन कार्य इसने किया था। लेकिन अब बात करते हैं कि हड़प्पा में पहली बार उत्खनन कार्य किसने किया? प्रश्न यहाँ से भी आ सकते हैं। हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में इनकी खोज किसने की? तो हड़प्पा में पहली बार उत्खनन कार्य किसने किया था? यानी कि हड़प्पा पहला नगर है जो सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया था। तो हड़प्पा की खोज, हड़प्पा नगर में पहली बार उत्खनन कार्य दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी ने 1921 में पहली बार उत्खनन कार्य जो है दयाराम साहनी ने सभ्यता में किया था। यहाँ तक ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं मोहनजोदड़ो नगर भी इसका सबसे महत्वपूर्ण नगर माना जाता है। तो मोहनजोदड़ो नगर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। मोहनजोदड़ो नगर, इस नगर की जो खोज है वो किसने की थी? इस नगर की खोज जो है वो आर.डी. बनर्जी ने की थी। आर.डी. बनर्जी यानी राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। जस्ट हड़प्पा नगर के एक साल बाद, यानी कि 1922 में इस नगर की खोज की गई थी। तो हमने देखा भाई, हड़प्पा नगर की खोज पहली बार हड़प्पा नगर खोजा गया था, ये पहला नगर था। दूसरा जो महत्वपूर्ण नगर सिंधु घाटी सभ्यता में हम देखते हैं वह क्या है? मोहनजोदड़ो नगर है। अब बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी, सामाजिक व्यवस्था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो कैसे थे, किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था को मानते थे? देखिए, पहली बात तो ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो नगरीय व्यवस्था थी। सिंधु घाटी सभ्यता में जो हम देखते हैं नगरों की योजना, वो कैसी थी? नगरीय व्यवस्था थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। और समाज कैसा था इसका? समाज मात्र सत्तात्मक व्यवस्था पर आधारित समाज था। मात्र सत्तात्मक व्यवस्था पर आधारित समाज था, क्योंकि सभ्यता में कई ऐसे अवशेष मिले हैं, सिंह जैसे सील है, लिंग है, योनि, इनके अवशेष ऐसे प्राप्त हुए हैं जिससे ये पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो मात्र शक्ति की उपासना करते थे। इस वजह से क्या है, हम ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो मात्र शक्ति की उपासना करते थे। मात्र सत्तात्मक समाज था। एक मोहनजोदड़ो में एक ऐसी मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें एक पत्थर पर एक मूर्ति में एक स्त्री के गर्भ से वृक्ष को निकलता हुआ दिखाया गया है। तो इससे ही पता चलता है कि ये जो लोग थे वो क्या थे? मात्र सत्तात्मक व्यवस्था को मानते थे, या मात्र सत्तात्मक व्यवस्था पर आधारित इनका समाज था। सिंधु घाटी सभ्यता के आरंभकर्ता कौन थे? ये प्रश्न हमेशा विचारणीय रहा है, हमेशा हर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो आरंभकर्ता थे वो द्रविड़ों को माना जाता है, और बाद में कहा जाता है कि जो द्रविड़ थे वो साउथ इंडिया गमन कर गए, साउथ इंडिया चले गए थे। अब हम ये देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में कितनी प्रजातियों का उल्लेख हुआ है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में 4 प्रजातियां मिली हैं। 4 प्रकार की प्रजातियों का उल्लेख हुआ है।
जिसमें हम फर्स्ट जो प्रजाति है हम उसको क्या कहते हैं, वो जो प्रजाति है उसको भूमध्य सागरीय प्रजाति कहा गया है। भूमध्य सागर से वो कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के आरंभकर्ता थे जो थे वो भूमध्य सागर के आसपास से आए होंगे। दूसरी जो है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलियन प्रजाति, प्रोटो ऑस्ट्रेलियन प्रजाति। तीसरी जो है वो मंगोलाइट प्रजाति, मंगोलाइट प्रजाति। एंड जो चौथी प्रजाति है वो अल्पाइन प्रजाति के लोग यहाँ मिले हैं, अल्पाइन प्रजाति। ये 4 प्रकार की जो सिंधु घाटी सभ्यता में प्रजातियां मिली है। 4 प्रकार की प्रजातियां थी। इसमें सर्वाधिक संख्या किसकी थी, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। सर्वाधिक संख्या जो है सिंधु घाटी सभ्यता में भूमध्य सागरीय लोगों की मानी गई है, यानी कि भूमध्य सागरीय के लोगों की संख्या सर्वाधिक थी इसमें। लेकिन मंगोलाइट जो थे इनकी जो मूर्ति है वो मोहनजोदड़ो नगर से प्राप्त हुई है, यानी कि कह सकते हैं भूमध्य सागरीय प्रजाति के साथ साथ में मंगोलाइट के प्रजाति के जो लोग थे इनकी भी संख्या सिंधु घाटी सभ्यता में रही होगी। अब अगला प्रश्न है, हम ये देखते हैं कि इनमें से सबसे ज़्यादा संख्या भूमध्य सागरीय प्रजाति की थी, मंगोलाइट की प्रजाति मोहनजोदड़ो नगर से प्राप्त हुई है। अब इसकी लिपि जो थी वो कैसी थी, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि हम देखते हैं बोस्तम फेदम लिपि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी, यानी कि लिपि आप पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, बोस्तम फेदम, ये सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी, जो इसको हम भाव चित्रात्मक लिपि भी कह सकते हैं। भाव चित्रात्मक लिपि भी इसको कहा गया है, यानी कि भावों के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे अपने विचारों को व्यक्त करते थे, यानी कि भावों के माध्यम से। जैसे मान लीजिए इस प्रकार से उन्होंने कोई चित्र बना दिया इस तरीके से, या किसी प्रकार से ऐसे यूं और इस तरीके से फिर से यूं ऐसे करके वो ऐसे इस प्रकार से लिखा करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो भाव चित्रात्मक लिपि को के रूप में लिखते थे, यानी कि इसको यूं कह सकते हैं कि इमोजी के माध्यम से लिखते थे। जिस प्रकार सोशल मीडिया में इमोजी के माध्यम से लोग अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, वो भी क्या एक भाव ही है। इमोजी हम भेजते हैं, किसी को सेंड करते हैं, तो वो भाव ही तो है, यानी कि वो एक तरीके से क्या है, हम हमारे भाव दिखा रहे हैं, जैसे रोने का इमोजी, हंसने का इमोजी, ये सब क्या भाव है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो एक तरीके से इमोजी के माध्यम से वो लिखते थे, अपने विचारों को व्यक्त करते थे। भाव चित्रात्मक उनकी लिपि रही होगी। ये तो थी इनकी लिपि। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के जो इसका क्षेत्रफल था, वो कितना क्षेत्रफल तक फैली हुई थी सभ्यता थी, यानी कि क्षेत्रफल की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल था बहुत विशाल क्षेत्रफल था। लगभग इसका क्षेत्रफल जो है वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। इतनी विशाल सभ्यता थी, यानी कि 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में यह सभ्यता फैली हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता में जो पवित्र वृक्ष कौन सा था और पवित्र जो पशु है वो कौन सा पाया गया, इसके बारे में बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पवित्र वृक्ष है वो पीपल है था, और सिंधु घाटी सभ्यता का जो पवित्र पशु था वो बैल था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गाय से परिचित नहीं थे, ये कैसे हो सकता है? देखिए पवित्र वृक्ष की बात करते हैं तो पीपल हो जाता है, यहाँ तक ठीक है। यानी कि ये क्या है, पवित्र वृक्ष है जिसकी पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर नहीं मिले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिरों की खोज नहीं की, मंदिर प्राप्त नहीं हुए। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो प्रकृति की पूजा करते थे, तो इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक पूजा होती थी वो पीपल की होती थी। पवित्र वृक्ष हो गया। इसी तरह पवित्र पशु सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा था? पवित्र जो पशु था वो बैल था। इसको आप कुबड़दार बैल से समझ सकते हैं। कुबड़दार बैल था जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता का पवित्र पशु था, कुबड़दार बैल, ये पवित्र पशु। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में गाय के अवशेष नहीं प्राप्त हुए। लेकिन फिर गाय, मान लीजिए फिर बैल का मन कैसे लगा होगा? तो सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा नहीं है कि गाय नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो गाय को किसी और माध्यम से पुकारते होंगे, कोई और नाम उनका गाय का रहा होगा। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में गाय के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, यानी कि हो सकता है गाय रही हो, लेकिन गाय को वो क्या कहते थे इस बारे में इतिहासकार अभी खोज नहीं कर पाए हैं। तो पवित्र
जो पशु था वो बैल था, पवित्र वृक्ष पीपल था। हम सिंधु घाटी सभ्यता में हम देखते हैं हमारे समाज में कई ऐसी चीज़ें हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता में से हमें प्राप्त हुई है, विरासत में मिली है, जो हम हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में लेते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? जैसे स्वास्तिक चिन्ह है। आप स्वास्तिक जो चिन्ह है वो देखते हैं, वो हड़प्पा से हमने लिया है। इस प्रकार से स्वास्तिक जो चिन्ह है, पूजा में अक्सर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग में करते हैं। ये जो है स्वास्तिक का चिन्ह है, ये हमें हड़प्पा नगर से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा नगर से ये प्राप्त हुआ है। अब हड़प्पा के जो लोग थे, वहाँ पे जो अंतिम संस्कार के जो किस प्रकार की विधि हुआ करती थी उनकी, उसके बारे में जानते हैं। हड़प्पा के जो लोग थे, हड़प्पा में 3 प्रकार से मृतकों का अंतिम संस्कार किया जाता था। 3 प्रकार से किया जाता था मृतकों का संस्कार, यानी कि मृतकों का अंतिम संस्कार 3 प्रकार से होता था, जिसमें फर्स्ट समाधिकरण, दूसरा जो है वो आंशिक समाधिकरण, यानी कि थोड़ा दफना दिया उसके बाद में फिर से निकाल कर कहीं और जगह ले जाना, आंशिक समाधिकरण, और तीसरा जो है वो पूर्ण समाधिकरण, पूरी तरीके से समाधि जमीन के अंदर दफना देना। ये इस प्रकार से 3 प्रकार से जो है सिंधु घाटी सभ्यता में मृतकों का अंतिम संस्कार किया जाता था। विशेष रूप से हड़प्पा में ऐसी व्यवस्था प्राप्त हुई। अब देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है, यानी कि टाइम जो है इसका कब से कब तक रहा था, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल निर्धारण है वो कब से कब तक माना गया है, इसको देखते हैं। कार्बन C14 पद्धति के अनुसार टाइम निकाला जाता है। कार्बन C14 पद्धति, इस पद्धति के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है वो 2350 BC से 1750 BC माना गया है, यानी कि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का ये काल है। ये कार्बन C पद्धति 14 पद्धति के अनुसार टाइम का निर्धारण करते हैं। हमारी हड्डियों में क्या कार्बन होता है। अब कुछ सालों बाद में क्या है, ये जो कार्बन है ये कार्बन कम होता है। अब कितना कम होता है, ये जो बायोलॉजी वाले हैं वो ज़्यादा जानते हैं इस विषय में। इसके बारे में हम आपको जो भी जानकारी के अनुसार इसके बारे में वीडियो बनाकर आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो कार्बन C14 पद्धति के अनुसार 2350 से 1750 BC तक का इसका काल निर्धारण माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में नगर योजना बहुत ही विशिष्ट पाई गई है, यानी कि नगरों की जो व्यवस्था थी बहुत ही विशिष्ट योजना थी। किस प्रकार की थी उसको भी देख लेते हैं एक बार। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना बहुत ही विशिष्ट प्रकार से नगर योजना हम देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण में काटती थी, नालियां आपस में ढकी हुई थी, और जो घर थे उन घरों के जो गेट हैं वो सड़कों के बाईं ओर खुलते थे, पीछे की ओर खुलते थे। सड़कों के जो गेट है पीछे खुलते थे, यानी कि मुख्य सड़क पर ना खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता अपने आप में एक बहुत व्यापक सभ्यता थी। विशिष्ट नगर योजना यहाँ पाई गई है। लेकिन इस विशिष्ट प्रकार की इस जो योजना थी, ये नगर योजना थी, एक इतना बड़ी विशाल सभ्यता थी। इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस सभ्यता के पतन को लेकर हमेशा विद्वानों मतभेद है। कोई भी इतिहासकार है वो इस पर एक मत नहीं हुए आज तक। कई विद्वानों ने अलग अलग राय इसके बारे में दी है। कुछ विद्वानों का कहना है कि सभ्यता का जो अंत है वो आक्रमण के कारण हुआ है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि प्राकृतिक आपदा होगी, जैसे बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी, इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ होगा। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मान्य कारण कौन सा हो सकता है? यानी सिंधु घाटी सभ्यता आप पढ़ रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को लेकर बात करते हैं। पतन यानी कि सभ्यता कैसे नष्ट हो गई, ये तो नहीं, विशाल सभ्यता कैसे नष्ट हुई। कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के जो पतन है वो बाढ़ के कारण हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि बाढ़ माना जाता है, यानी कि प्राकृतिक आपदा को सर्वाधिक मान्य मत मिले हैं। प्राकृतिक आपदा सर्वाधिक, इसको सबसे महत्वपूर्ण मत दिए गए। अधिकतर विद्वान इस पर सहमत है। प्राकृतिक आपदा किस प्रकार से व्यापक किसी सभ्यता को नष्ट कर सकती है व्यापक रूप से, इस पर एक मूवी बनी हुई है मोहनजोदड़ो, आप लोगों ने देखी भी होगी। उस सभ्यता में, उस मूवी में दिखाया गया किस प्रकार से प्राकृतिक आपदा से सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ है। कोई भी सभ्यता किस प्रकार से प्राकृतिक आपदा से नष्ट हो सकती है। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता को थोड़ा समझने का प्रयास किया। कुछ इसके महत्वपूर्ण जो फैक्ट थे उसको हमने जाना।
तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो जो था पसंद आया होगा, आपने कुछ इस वीडियो के माध्यम से कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए हम ऐसे इस प्रकार के नए नए वीडियो लाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर से नई वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।